नमस्कार, मैं हूं प्रकाश श्रीवास्तव। हमारे खास कार्यक्रम पूरा सच में आपका स्वागत है। और खबरों की दुनिया में पूरा सच बहुत जरूरी होता है, क्योंकि झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और उसी तरह खतरनाक होती है अधूरी खबर। इसलिए हर खबर का पूरा सच हम आपको बताएंगे, वो भी तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ। तो आइए बिना देर किए देखते हैं पूरा सच। तो आज ईरान एक ऐसे पल के सामने खड़ा है जहां इंसानियत की सांसें अटकी हुई हैं। ईरान में 26 साल का एक युवक आज फांसी के साए में खड़ा है। फंदा अभी उसकी गर्दन पर कसा नहीं है, लेकिन ईरान की हुकूमत ने अपना इरादा साफ कर दिया है। यह नौजवान कोई अपराधी नहीं है। वो कोई हथियार लेकर जंग लड़ने के लिए भी नहीं निकला था। वो सिर्फ उन हजारों नौजवानों में से एक था जो सड़कों पर उतरे, जिन्होंने सवाल पूछे। लेकिन उसे गिरफ्तार करके महज 3 दिन के बाद उसे मौत की सजा सुना दी गई। ना मुकदमा, ना वकील, ना अपील। क्या इसे इंसाफ कहा जा सकता है? हम बात कर रहे हैं ईरान के आंदोलनकारी युवा इरफान सुल्तानी की, जिसे आज या कल फांसी दी जा सकती है। इरफान पर अल्लाह के खिलाफ जंग छेड़ने का आरोप लगाया गया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या सच बोलना, अन्याय के खिलाफ खड़ा होना, सरकार से जवाब मांगना अल्लाह के खिलाफ जंग है, या फिर अल्लाह के नाम पर इंसानों को डराना, कुचलना, चुप कराना और असली अपराध माना जाना चाहिए इसे? इसलिए आज पूरा सच में हम आपको सुनाएंगे इरफान सुल्तान की दास्तान। साथ ही आपको बताएंगे कि ईरान में अल्लाह के खिलाफ जंग छेड़ने वाला कानून आखिर है क्या। साथ ही आपको बताएंगे कि क्या सुल्तानी को फांसी देकर ईरान की हुकूमत खुद अपने ताबूत में आखिरी कील ठोकने जा रही है। तो देखते हैं पूरा सच पूरे विस्तार के साथ। तो ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बाद हालात गंभीर बने हुए हैं, क्योंकि इन प्रदर्शनों में हजारों लोगों के मारे जाने की आशंका है। इंटरनेट प्रतिबंध के बीच जमीनी हकीकत कुछ और ही स्थिति बयां कर रही है। जहां रॉयटर्स एजेंसी ने एक ईरानी सुरक्षा अधिकारी के हवाले से यह बताया है कि मरने वालों की संख्या करीब करीब 2000 हो सकती है। तो वहीं दूसरी तरफ ईरान से जुड़े मामलों को कवर करने वाली ब्रिटिश वेबसाइट ईरान इंटरनेशनल का यह दावा है कि ईरान में बीते 18 दिनों में मरने वाले प्रदर्शनकारियों का जो आंकड़ा है वो 12,000 तक हो सकता है। अगर यह दावा सही साबित होता है तो यह ईरान के आधुनिक इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा नरसंहार साबित होगा। हालांकि कई रातों तक बड़े पैमाने पर हुए विरोध प्रदर्शनों के बाद ईरान सरकार यह दावा कर रही है कि उन्होंने हालात पर फिर से नियंत्रण हासिल कर लिया है। लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा यह वीडियो बता रहा है कि राजधानी तेहरान में बीती रात भी बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी जमा हुए। वीडियो में देखा जा सकता है कि सड़कें प्रदर्शनकारियों से भरी हुई हैं और ये लोग सरकार के विरोध में नारेबाजी कर रहे हैं। वहीं एक दूसरे वीडियो में देखा जा सकता है कि ईरानी सुरक्षा बलों ने कल सेंट्रल तेहरान के ऐतिहासिक ग्रैंड बाजार में सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया। वीडियो फुटेज में आंसू गैस के धुएं का गुबार देखा जा सकता है, जबकि प्रदर्शनकारी इलाके से भागने की कोशिश करते नजर आए। इस बीच आशंका जताई जा रही है कि इस्लामिक रिपब्लिक प्रोटेस्ट को दबाने के लिए मौत की सजा का इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि तेहरान के प्रोसिक्यूटर्स कह रहे हैं कि हाल के प्रदर्शनों में गिरफ्तार कुछ संदिग्धों के खिलाफ मोहरे बेह का कानून लगाया जा सकता है। इसका मतलब होता है अल्लाह के खिलाफ युद्ध छेड़ने का अब आरोप। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी चिंता जताई है कि ईरान सरकार असहमति को दबाने और रोकने के लिए तेजी से ट्रायल और मनमानी फांसी का सहारा ले सकती है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी प्रदर्शनकारियों से कहा है कि मदद रास्ते में है। उन्होंने कहा कि ईरान के देशभक्त प्रदर्शन करते रहें और अपनी संस्थाओं को अपने कब्जे में ले लें। जो लोग प्रदर्शनकारियों की हत्या कर रहे हैं उनके नाम नोट करें, उन्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। आप भी सुनिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने क्या कहा। To all Iranian patriots, keep protesting, take over your institutions if possible, and save the name of the killers and the abusers that are abusing you. You're being very badly abused. If the numbers are right now, I hear 5 different sets of numbers. I hear numbers, look, 1 death is too much, but I hear much lower numbers, and then I hear much higher numbers. But I say save their names because they'll pay a very big price. And I've canceled all meetings with the Iranian officials until the senseless killing of protesters stops. And all I say to them is help is on its way. You saw that I put tariffs on anybody doing business with Iran.
just went into effect today. And I say, make Iran great again. You know, it was a great country until these monsters came in and took it over. हालांकि ट्रंप के इस तरह के बयान के बाद ईरान की सरकार ने अमेरिका पर आरोप लगाया है कि वो विरोध प्रदर्शन को बहाना बनाकर सैन्य दखलंदाजी की कोशिश कर रहा है। लेकिन ईरान में चल रही बगावत की पूरी दुनिया में चर्चा चल रही है और इस चर्चा में सबसे ज्यादा बार नाम लिया जा रहा है 26 साल के युवक इरफान सुल्तानी का। सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले सुल्तानी को खामनेई सरकार ने फांसी देने का फैसला किया है। न्यूयॉर्क पोस्ट की खबर के मुताबिक उसे एक बीच चौराहे पर फांसी देने की तैयारी चल रही है, ऐसी खबरें हैं। इससे पहले ईरान की एक अदालत ने उसे कल सुल्तानी को फांसी की सजा सुनाई थी और यह केस इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मौजूदा विरोध प्रदर्शनों से जुड़ी पहली फांसी का मामला हो सकता है। दुनिया भर के मानवाधिकार संगठन इस फांसी का विरोध कर रहे हैं। इनका कहना है कि सुल्तानी को सिर्फ 6 दिन पहले गिरफ्तार किया गया और बिना उसका पक्ष जाने बहुत तेजी से उसे सजा सुना दी गई। सुल्तानी को उनके घर से गिरफ्तार किया गया था। एक मानवाधिकार संगठन ने कहा है कि उनका एकमात्र अपराध आजादी के लिए नारा लगाना है। सुल्तानी के परिवार को करीब 5 दिन पहले उनकी फांसी की जानकारी दी गई कि सजा दे दी गई है। ये जानकारी परिवार को दी गई और फांसी से पहले उन्हें सुबह अपने परिवार से सिर्फ 10 मिनट मिलने की अनुमति दी जाएगी। और परिवार ने बताया कि उनका बेटा कभी कोई राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं था, वो सिर्फ युवा पीढ़ी का हिस्सा था जो ईरान की मौजूदा स्थिति के खिलाफ विरोध कर रहे थे। और कई दिनों तक परिवार को सुल्तानी के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। इसके बाद ईरानी अधिकारियों ने फोन पर उनकी गिरफ्तारी और फांसी की सूचना दी। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी चेतावनी दी है कि अगर ईरान ऐसा करता है तो अमेरिका बहुत सख्त एक्शन लेगा। वहीं जानकार ये भी मान रहे हैं कि अगर ईरान इरफान सुल्तानी को सरेराह फांसी देता है तो प्रदर्शन धीमे होने के बजाय और तेज हो सकते हैं। वहीं अमेरिका को भी ईरान पर हमला करने का एक पुख्ता कारण मिल जाएगा। ऐसे में माना जा रहा है कि इरफान सुल्तानी की फांसी ईरान के खामनेई शासन के अंत की शुरुआत हो सकती है। वहीं ब्रिटिश अखबार द गार्जियन के मुताबिक इरफान सुल्तानी के खिलाफ 11 जनवरी को एक कोर्ट में सुनवाई हुई थी जिसमें ईरान की सरकार ने उसके खिलाफ मुहारे बेहे यानी अल्लाह के खिलाफ युद्ध छेड़ने का आरोप लगाते हुए मौत की सजा सुना दी। ये मुहारे बेहे यानी अल्लाह के खिलाफ युद्ध छेड़ने का आरोप क्या होता है यह हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन इसके पहले यह जान लेते हैं कि आखिर इरफान सुल्तानी हैं कौन। तो ईरानी वायर की एक रिपोर्ट के मुताबिक इरफान मध्य ईरान के फर्दी शहर के रहने वाले हैं। वो कपड़ा इंडस्ट्री में काम करते थे और हाल ही में उन्हें एक प्राइवेट कंपनी में उन्होंने नौकरी शुरू की थी। उनके दोस्त और परिवार के सदस्य बताते हैं कि सुल्तानी को फैशन में बहुत गहरी रुचि है और सुल्तानी के इंस्टाग्राम अकाउंट से यह भी पता चलता है कि वो बॉडी बिल्डिंग और खेल कूद के शौकीन हैं और अब तक एक शांत और साधारण जिंदगी जीते आए हैं। सूत्रों ने ईरान वायर को बताया है कि सुल्तानी को उनकी गिरफ्तारी से पहले ही सुरक्षा एजेंसियों से धमकी भरे मैसेज मिल रहे थे। इस बीच ये भी पता चला है कि इरफान सुल्तानी की एक बहन है जो लाइसेंस प्राप्त वकील हैं और कानूनी रास्तों से वो मामले को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन उन्हें अब तक केस फाइल तक पहुंचने से भी रोका गया है, उन्हें रोका जा रहा है। आपको ये पूरा सच पता होना चाहिए कि चीन के बाद ईरान जो है वो दुनिया का सबसे ज्यादा फांसी देने वाला देश है और नॉर्वे के एक ह्यूमन राइट्स ग्रुप के अनुसार पिछले साल ईरान में कम से कम 1500 लोगों को फांसी की सजा दी गई है, जिनमें से कई मामलों में मुहारे बेहे यानी अल्लाह के खिलाफ युद्ध छेड़ने के आरोप में फांसी दी गई। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर ये आरोप होता क्या है। तो देखिए, मुहारे बेहे का अर्थ होता है अल्लाह के खिलाफ युद्ध छेड़ना। इसे कहते हैं, जैसे मुहारे बेहे का अर्थ मान सकते हैं जो उसको होता है अल्लाह के खिलाफ युद्ध छेड़ना यानी वॉर अगेंस्ट गॉड। और ईरान के कानून के मुताबिक मुहारे बेहे को एक गंभीर अपराध माना जाता है और दोषी पाए जाने पर मृत्युदंड, फांसी या दंडनीय कार्रवाई हो सकती है। ईरानी सरकार अक्सर अपने राजनीतिक विरोधियों के लिए मुहारे बेहे कानून का इस्तेमाल करती है। 2022 में भी सरकार विरोधी प्रदर्शनों में शामिल होने के लिए 43 लोगों पर 43 लोगों पर मुहारे बेहे का आरोप लगाया गया था, जिनमें से कई लोगों को फांसी की सजा भी दी गई। इसी तरह 2014 में 9 लोगों को मुहारे बेहे के आरोप में फांसी की सजा सुनाई गई थी। 1979 में इस्लामिक क्रांति के तत्काल बाद
जो शाह पहलवी थे उस समय के राजा, उनके वफादार अधिकारियों को भी मुहारे बेह के आरोप में फांसी की सजा दी गई थी। तो इस बीच इन प्रदर्शनों के दौरान मारे गए सुरक्षा बलों के 100 से ज्यादा सदस्यों को सुपुर्दे खाक किया गया। इससे पहले तेहरान यूनिवर्सिटी के बाहर मृतकों के लिए नमाज जनाजा पढ़ी गई और तस्वीरों में देखा जा सकता है कि सुरक्षा बलों के जनाजे में हजारों लोग इस्लामिक रिपब्लिक के झंडे लहराते और ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की तस्वीरों के साथ नजर आ रहे हैं। और ईरानी सरकार के मीडिया ने कहा है कि सुरक्षा बलों के दर्जनों सदस्य मारे गए हैं और उनका अंतिम संस्कार में इतने लोग शामिल हुए कि ये सरकार समर्थक रैलियों में बदल गए। ईरानी सरकार ने देश भर में ऐसी ही रैलियों के जरिए सड़कों पर फिर से कंट्रोल पाने की कोशिश की है, जिसे सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खामेनेई ने इस बात का सबूत बताया है कि सरकार विरोधी आंदोलन अब नाकाम हो गया है। तो वहीं ईरान में जारी विरोध प्रदर्शनों और हिंसा के बीच ईरान के निर्वासित युवराज राजा पहलवी लगातार केंद्र में बने हुए हैं। वे प्रदर्शनकारियों का समर्थन कर रहे हैं और उनसे सड़कों पर बने रहने की अपील कर रहे हैं। ईरान में जारी प्रदर्शनों के बीच अपने ताज़ा वीडियो संदेश में राजा पहलवी ने खामेनेई सत्ता पर सीधा हमला किया। इस वक्त आप जो वीडियो देख रहे हैं ये उनके पिता मोहम्मद रजा पहलवी का है, जो 1979 तक ईरान के जो है वो शासक हुआ करते थे। ये उनके पिता का वीडियो है। साथ ही जो वर्तमान राजा निर्वासित राजा हैं पहलवी, साथ ही वो प्रदर्शनकारियों से संघर्ष जारी रखने की भी अपील कर रहे हैं ताकि ये सरकार ऐसा भ्रम ना पैदा कर सके कि सब कुछ सामान्य है। साथ ही उन्होंने ईरान की सेना से भी खास अपील की है कि वो प्रदर्शनकारियों का साथ दें क्योंकि उनके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। आप भी सुनिए उन्होंने क्या कहा। همیهنانم همانطور که در پیام قبلیم به شما گفتم صدای شما و شجاعت شما را جهانیان نه تنها دیدن و شنیدن بلکه دارن اکنون اقدام میکنن. قاعدتا تا به حال بایستی پیام رئیس جمهور امریکا رو در ضمن شنیده باشید. کمک در راه هست. مبارزه را همطور که تا به حال انجام دادید ادامه میدید. نگذارید که این نظام شرایط رو عادی جلوه بکند. بعد از این همه کشتار اخیر یک دریا خون بین ما و این رژیم هست. یادداشت کنید اسامی این جنایتکاران رو. یه روزی به سزای اعمالشون خواهند رسید. و اما پیام ویژه‌ای دارم به پرسنل ارتش. شما ارتش ملی ایران هستید، نه ارتش جمهوری اسلامی. وظیفه دارید از جان همیهنانتون حفاظت بکنید. فرصت زیادی براتون نمونده. به مردم هرچه زودتر بپیوندید. तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान में प्रदर्शनकारियों के लिए मदद रास्ते में। उनके इस बयान ने पूरी दुनिया में नई अटकलों को जन्म दे दिया है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अमेरिका ईरान में सैन्य कार्रवाई की तरफ बढ़ रहा है, जैसे हवाई हमले या जमीनी ऑपरेशन, या फिर निर्वासित क्राउन प्रिंस रजा पहलवी की ईरान वापसी का रास्ता खोला जा रहा है। उधर ईरान की सरकार ने ट्रंप के बयानों को राजनीतिक अस्थिरता फैलाने की कोशिश करार दिया है। तेहरान का कहना है कि अमेरिका के साथ बातचीत के रास्ते अब भी खुले हैं, लेकिन साथ ही ईरान ने यह चेतावनी भी दी है कि अगर उकसावे की कार्रवाई हुई तो वो अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बना सकता है। आइए जानते हैं कि आखिर ईरान को लेकर व्हाइट हाउस में इस वक्त क्या चल रहा है। तो देखिए, राष्ट्रपति ट्रंप को हाल ही में ईरान पर संभावित सैन्य विकल्पों को लेकर ब्रीफिंग दी गई है। व्हाइट हाउस ने संकेत दिया है कि अमेरिका के पास हवाई हमलों का विकल्प मौजूद है। हालांकि आधिकारिक रूप से कूटनीतिक समाधान जो है उसको प्राथमिकता देने की बात कही जा रही है आधिकारिक रूप से। और ट्रंप का यह भी कहना है कि मदद जल्दी पहुंच रही है। इस और इशारा करता है यह वाक्य कि यह सहायता सैन्य, राजनीतिक या किसी अन्य रूप में हो सकती है। जानकारों का मानना है कि सबसे ज्यादा एयर स्ट्राइक की संभावना दिख रही है। हवाई हमले अगर होते हैं तो वे प्रदर्शनकारियों का उससे मनोबल बढ़ सकता है और संभावित हवाई हमले ईरान की सैन्य सुविधाओं या फिर टॉप लीडरशिप को निशाना बना सकते हैं, ऐसा माना जा रहा है। और वैसा ही जैसा कुछ 2020 में जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या के समय देखा गया था। लेकिन ऐसा कदम एक बड़े युद्ध को जन्म दे सकता है, क्योंकि ईरान की तरफ से अमेरिकी ठिकानों पर जवाबी हमला संभव है इसके बाद। और ट्रंप के पास कई सैन्य विकल्प मौजूद हैं। हालांकि जमीनी ऑपरेशन की संभावना बहुत कम मानी जा रही है। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि अमेरिका सीमित सटीक ऑपरेशन जैसे सुरक्षा बलों के जो सीनियर हैं, जनरल हैं जो ईरान के,
उनको निशाना बनाने पर विचार कर सकता है। अमेरिका ये जानता है कि ईरान में ज़मीनी ऑपरेशन बहुत ज़्यादा जोखिम भरा होगा। ईरान का पहाड़ी इलाका अमेरिकी सैनिकों के लिए भारी नुकसान का कारण बन सकता है, जैसा कि इराक और अफगानिस्तान में देखा गया था। इस बात की भी संभावना है कि अमेरिका ईरान में साइबर अटैक कर सकता है। अगर हालात युद्ध की तरफ बढ़ते हैं तो ईरान की तरफ से इजराइल को भी निशाना बनाया जा सकता है। और राजनीतिक स्तर पर यह एक बड़ा सवाल यह भी है कि अगर ईरान की मौजूदा सरकार गिरती है तो आगे फिर क्या होगा। रणनीतिक रूप से अमेरिका राजा पहलवी के समर्थन में आ सकता है, उसे समर्थन दे सकता है, क्योंकि वो इन विरोध प्रदर्शनों के प्रतीकात्मक चेहरे के रूप में उभर रहे हैं। ऐसे में उनकी ईरान वापसी तभी संभव होगी जब शासन परिवर्तन यानी सत्ता परिवर्तन होता है। कुल मिलाकर अमेरिका ईरान में शासन परिवर्तन, सत्ता परिवर्तन तो चाहता है, लेकिन पूरे पैमाने पर युद्ध नहीं चाहता है। और कुल मिलाकर ईरान की स्थिति बेहद अनिश्चित बनी हुई है। हवाई हमलों की संभावना सबसे ज्यादा है, जमीनी ऑपरेशन की संभावना बेहद कम है, और पहलवी की वापसी पूरी तरह से शासन गिरने पर ही निर्भर मानी जा रही है। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अभी अपने पत्ते नहीं खोलना चाहते हैं। जब उनसे ईरान पर हमले के विकल्पों के बारे में पूछा गया तो आप भी सुनिए उन्होंने इस पर क्या कहा। Iran is on my mind when I see the kind of death that is happening over there, we think. So we're going to get some accurate numbers. I'll have it in about 20 minutes. We'll get some accurate numbers as to what's happening with regard to the killing. The killing looks like it's significant, but we don't know yet for certain. I'll know within 20 minutes. So, on sanctuary cities, and we'll act accordingly. On airstrikes, when it comes to that, will have the result of protecting the protesters? Well, you never know, do you? You never know. Do you think it's So far, my track record's been excellent, but you never know. Do you think it's going to be something kinetic like that, or more like cyber? Or Well, I can't tell you that. I know exactly what it would be. We have to make a decision, but I can't be. Obviously, I can't be telling you. इस बीच ईरान की इस्लामिक सरकार से जुड़ा हर बड़ा और छोटा नेता यही आरोप लगा रहा है कि उनके मुल्क में जो हो रहे हैं प्रदर्शन, उसके पीछे अमेरिका है। इन सभी का कहना है कि अमेरिका ईरान के लोगों को भड़काकर अपनी कठपुतली सरकार तेहरान में बैठाना चाहता है। ऐसे में यह सवाल उठता है कि अगर ईरान के इस दावे में सच्चाई है तो आखिर अमेरिका ऐसा क्यों कर रहा है। आइए दुनिया भर के जानकारों की राय के आधार पर हम आपको बताते हैं कि आखिर ईरान में सत्ता बदलकर अमेरिका अपने कौन कौन से हित साधना चाहता है। ये देखिए, पहला कारण है ईरान के तेल भंडार पर अमेरिका की नजर। तो ईरान के पास दुनिया के कुल तेल भंडार का देखिए ग्राफिक्स, वापस पहले वाले ग्राफिक्स पे जाइए। हाँ, तो पहला पॉइंट जो है, जो पहला कारण है, वो है ईरान के तेल भंडार पर अमेरिका की नजर। तो देखिए, अमेरिका जो पूरी दुनिया में जो तेल भंडार है उसमें 12% हिस्सा जो है एक अनुमान के मुताबिक वो ईरान के पास है, और ईरान के पास करीब करीब 200 अरब बैरल से ज्यादा कच्चा तेल मौजूद है। और पूरी दुनिया में वेनेजुएला और सऊदी अरब के बाद ईरान के पास कच्चे तेल का तीसरा सबसे बड़ा भंडार है। अगर मैं फिर से कहूंगा कि पिछले ग्राफिक्स प्लेट पर जाएं, थोड़ा सा ध्यान दें, जो मैं पढ़ रहा हूं उस हिसाब से ग्राफिक्स चलाइए। पीसीआर से मैं निवेदन करना चाहूंगा। अगर इसकी पूरी मार्केट वैल्यू की बात की जाए, जो ऑयल की मार्केट वैल्यू है जो वो $12 ट्रिलियन है। $12 ट्रिलियन, यानी ईरान अपने ऑयल के दम पर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन सकता है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि अमेरिका ईरान में अपनी धुर विरोधी सरकार की जगह पर अपनी पसंद की सरकार बनाकर अपनी ऑयल कंपनियों को ईरान के तेल भंडार पर एक्सेस देना चाहता है। अब हम बात करेंगे दूसरी वजह की, और दूसरी वजह है ईरान की नेचुरल गैस पर अमेरिका की नजर। नेचुरल गैस के मामले में भी ईरान बहुत आगे है, और रूस के बाद ईरान के पास दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा नेचुरल गैस का भंडार है। उसके पास करीब 1200 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस भंडार बताया जाता है, जिस पर अमेरिका की नजर है। और अब इसके बाद बात करेंगे हम तीसरी वजह की। अमेरिका ईरान के परमाणु कार्यक्रम को कंट्रोल करना चाहता है। ईरान अमेरिका को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है, और ऐसे में उसका परमाणु कार्यक्रम अमेरिका के लिए इस धरती पर सबसे बड़ा खतरा है। अमेरिका ईरान में सरकार बदलकर उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम को ठप कर देना चाहता है। आपको याद होगा कि पिछले साल जून में इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर हमले किए थे, जिसमें परमाणु ठिकानों को नुकसान पहुंचाया गया था। और ट्रंप ये भी कह चुके हैं कि यदि ईरान ने परमाणु कार्यक्रम को फिर से शुरू किया तो
तो अमेरिका उन्हें ध्वस्त कर देगा। और अब बात करते हैं चौथी वजह की। देखिए, अमेरिका इजराइल की सुरक्षा को है सुनिश्चित करना चाहता है। देखिए, ईरान के दुश्मनों की लिस्ट में अमेरिका के बाद इजराइल का नंबर आता है और इजराइल अमेरिका का सबसे खास दोस्त है। यही वजह है कि गाजा युद्ध शुरू होने के बाद ईरान ने इजराइल पर कई बार हमला किया। अमेरिका भले ही ईरान से दूर है, लेकिन इजराइल ईरान की जो मिसाइलों की रेंज है उसके में आसानी से आता है। और जून में इजराइल में जो तबाही ईरान ने मचाई थी उसे पूरी दुनिया देख भी चुकी है। इसके अलावा ईरान इजराइल के दुश्मन हमास और हिजबुल्लाह का सबसे बड़ा समर्थक और रहनुमा है। अगर इसलिए ईरान अमेरिका के कंट्रोल में आ जाएगा तो वो अपने दोस्त इजराइल की सुरक्षा सुनिश्चित कर पाएगा। अब बात करते हैं पांचवें कारण की। तो अमेरिका मिडिल ईस्ट में दबदबा कायम करना चाहता है, अपना परचम स्थापित करना चाहता है। अभी इस वक्त मिडिल ईस्ट में ईरान सैनिक रूप से बहुत मजबूत देश है। इसके अलावा उसका प्रभाव इलाके के अन्य दूसरे देश जैसे इराक, सीरिया, लेबनान, यमन पर भी है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका पूरी तरह से मिडिल ईस्ट को अपनी पकड़ में लेना चाहता है, इसलिए उसकी राह में ईरान एक बहुत बड़ी बाधा है। अगर अमेरिका में ईरान को नई सरकार के माध्यम से साथ लिया गया तो मिडिल ईस्ट, मध्य पूर्व पूरी तरह से अमेरिका के प्रभाव में आ जाएगा। तो पूरा सच में अब वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद बताएंगे ईरानी प्रदर्शनकारियों के समर्थन में दुनिया में कहां हो रही है रैलियां। अज सारे मोहल्ले हाजी खुशियों दी तुम्बी बाजी हर स्वाद दिले चटकारे नचदे ने सारे बाजी लोड़ी दी बधाइयां आज मिलके जश्न मनावांगे लोड़ी दियां लख लख बधाइयां हो असली मसाले सच सच MDH हरदम तैयार है, बिल्कुल तैयार है, हरदम तैयार है, बिल्कुल तैयार है, जी जाने से तैयार है, इसीलिए तो हम लहरों के पहरेदार हैं। जय भारती, जय भारती, हम हैं नौसेना, हम हैं भारत के सारथी। जय भारती, जय भारती, हम हैं नौसेना, हम हैं भारत के सारथी, सारथी, सारथी। टिंग टिंग, आपके लिए एक फेस्टिवल ऑफर है। क्यूआर कोड स्कैन करो, यूपीआई पिन डालो और 10,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में। पिन डालूंगा तो पैसा खट से आएगा नहीं, झट से कट जाएगा। मैं मूर्ख नहीं हूँ। तालियां। यूपीआई कहता है यूपीआई पिन पैसे भेजने के लिए होता है, पाने के लिए नहीं। इस बात को याद रखें और कहें मैं मूर्ख नहीं। जाइए, आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। इम्तियाज जी के फादर को बीमारी के कारण अचानक हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। पॉलिसी बाजार की टीम ने हॉस्पिटल पहुंचकर लाखों का क्लेम अप्रूव करवाने में पूरी हेल्प की। पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए महीने से शुरू। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। तो ब्रेक के बाद पूरा सच में आपका फिर से स्वागत है। तो ईरान में बढ़ती अस्थिरता और सुरक्षा चिंताओं को देखते हुए तेहरान में भारतीय दूतावास ने भी अपने सभी नागरिकों को तत्काल ईरान छोड़ने की सलाह दी है। दूतावास ने कहा है कि ईरान में मौजूदा सभी भारतीय छात्रों, तीर्थयात्रियों, कारोबारियों और वाणिज्यिक जो उड़ानों के लिए जल्दी जो कमर्शियल फ्लाइट्स हैं उनके जरिए जल्दी से जल्दी ईरान छोड़ने के लिए ज़रूरी कदम उठाने चाहिए, क्योंकि हालात बहुत तेज़ी से बदल रहे हैं। इसलिए ईरान में रह रहे भारतीय स्वदेश जो वापसी के लिए पासपोर्ट, आईडी समेत सभी ज़रूरी दस्तावेज तैयार रखें, ऐसी उन्हें सलाह दी गई है। और दूतावास में ने कई आपातकालीन इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर और ईमेल भी जारी किए हैं। हेल्पलाइन नंबर है
+98 ईरान का कोड है। उसके बाद है 9128109115। इसके अलावा है दूसरा नंबर 9128109109 और इसके अलावा तीसरा नंबर है 9128109102। और इसके अलावा एक नंबर और है जिसका आप जिस पर अपनी समस्याएं और जो भी परेशानी है वो पता कर सकते हैं, वो है 9932179359 और ईमेल एड्रेस है constehran@mea.gov.in। और भारतीय नागरिकों से कहा गया है कि वे मौजूदा हालात के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए दूतावास से संपर्क करें और अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करें। तो आज पूरा सच में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात अपने इस खास कार्यक्रम पूरा सच में किसी और सियासी मुद्दे की पड़ताल के साथ। तो मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।